हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आज के पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमने पीछे पढ़ लिया था उसका थोड़ा सा एक क्विक रिविजन, और उसके बाद फिर अपना न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले एक ऑफर होता है, फिर उसका एक्सेप्टेंस होता है, फिर वो प्रॉमिस बन जाता है, और अगर वो लीगली एनफोर्सेबल होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नाउ इसके अंदर जो हम देखने वाले हैं, स्टार्टिंग करेंगे हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अराउंड 10 एसेंशियल्स होते हैं यहाँ पर ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला जो आपका एसेंशियल है वो क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कंसेंसस एड इडम। मतलब कि जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों चाहते थे कि भाई हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसेंसस एड इडम। ये जो है ना लैटिन वर्ड्स आपके यूज हो सकते हैं एमसीक्यू में बहुत इजीली। वो आपको ये वर्ड दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो एग्रीमेंट के लिए कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। मतलब कि जो भी दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट में एंटर होने वाले हैं उनको उनके माइंड सेम होने चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये जो एग्रीमेंट है इसमें एंटर करें। उसके बाद है लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन मतलब कि आपने जो ये एग्रीमेंट साइन किया है, आप ये जो एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रहे हो, ये एक लीगल इंटेंशन के साथ। मतलब आप चाहते हो कि भाई आगे चल के अगर कोर्ट भी जाना पड़ जाए तो आप पीछे नहीं हटोगे, राइट? अगर आपको दूसरी पार्टी को सू करना है या दूसरी पार्टी आपको सू करने वाली है तो उस चीज से आप पीछे नहीं हट सकते हो। तो इसमें आपके पास दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक तो होता है सोशल एंड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि मैं और मेरे किसी भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यूजुअली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि हम अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं या उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, तो उसमें लीगल इंटेंशन नहीं होता। मतलब वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। जैसे कि कोई फादर है, ठीक है, उन्होंने अपनी विल बनाई और विल के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट ना, कि मेरी डेथ के बाद मेरा प्रॉपर्टी का इतना इतना हिस्सा जो है वो इसको इतने इतने प्रोपोर्शन में आप बांट देना। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। बट वहां पे क्या है कि कोई लीगल इंटेंशन के साथ नहीं, कि आप अगर अब बेटे ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि वो जानबूझ के अपने फादर को मार देंगे, या फिर अगर कोई एक इंसान जो है उसको कम दिया है तो वो अपने फादर को स्यू नहीं कर सकता कि भाई तुमने मेरे को क्यों कम दिया, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ। तो यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं है। वेराज जो हमारे पास कमर्शियल एग्रीमेंट होता है, कमर्शियल एग्रीमेंट मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड आपके एग्रीमेंट्स है, आप उसको कह सकते हो कि वो होगा कमर्शियल एग्रीमेंट। यहाँ पे अगर कोई धोखाधड़ी करेगा तो आप उसको स्यू भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया तो आप उसको स्यू करने चले जाओगे ना। अगर जस्ट इन केस वो नहीं दे रहा है पैसे तो आप स्यू कर सकते हो, आपके पास ये राइट है। अब आपको करना ही नहीं करना, दैट इज ऑन यू। और आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो आपको बताएगा लीगल इंटेंशन। उसके बाद प्रॉपर ऑफर। प्रॉपर ऑफर क्या होता है? 8 एसेंशियल्स पढ़े थे हमने ऑफर का, कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, काफी सारी चीजें हमने दे रखी थी, ठीक है। तो कुछ 8 एसेंशियल्स थे, वो भी आगे हैं, वो भी एक बार देख लेंगे। फिर प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस के भी कुछ 7 वैलिड एसेंशियल्स थे हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए, कि तभी आप उसको वैलिड एक्सेप्टेंस कहोगे। कि वो भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एंड इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए, और टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे ही ये कुछ 7 थे। देन कम्स लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो मतलब जब भी आप एग्रीमेंट करते हो ना तो कंसिडरेशन, और ऐसी कंसिडरेशन नहीं कि कुछ भी, लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। कि अगर कोई चीज, कोई पार्टी आपको सपोज कुछ ऑफर कर रही है, किसी ने आपको बोला कि तुम मेरे लिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो और उसके लिए मैं तुमको 7 लाख रुपीज जो है मैं वो तुमको दूंगा। तो यहाँ पे क्या है? दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है ना। सी, ये वाले इंसान ने क्या कहा कि तुम मेरे लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो तो मैं तुमको 7 लाख रुपीज दूंगा। जो दूसरी पार्टी थी वो मान गई। तो इस वाले इंसान को, जो इधर था इंसान जिसने बोला था बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको एट द एंड जब ये एग्रीमेंट आपका पूरा हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगी एक बिल्डिंग। तो ये एक कंसिडरेशन है।
और जो दूसरी पार्टी थी उसको मिलेंगे 7 लाख रुपीज। तो ये उसके लिए कंसिडरेशन है। तो यहाँ पे जो दोनों कंसिडरेशन थी वो लॉफुल थी और दोनों को ही बदले में कुछ ना कुछ जो है वो मिल रहा है। उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि क्या जो इंसान के साथ या क्या जो पर्सन या फिर एंटिटी या फिर कंपनी जो भी है वो उसके साथ अगर आप एंटर कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या वो कॉम्पिटेंट है, मतलब कि क्या लॉ की नजरों में वो है इस लायक कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो माइनर नहीं करते हैं, 18 प्लस के जो लोग हैं, 18 या 18 अबव के जो लोग हैं सिर्फ वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है साउंड माइंड। साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट यूज दिस पेन। हाँ, अगर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे सी ये लिखा हुआ है यहाँ पे साउंड माइंड। तो साउंड माइंड मतलब क्या होता है, साउंड माइंड मतलब होता है कि जो भी इंसान, मतलब जिस समय आप कोई भी पर्टिकुलर ना सी काफी सारे लोगों को ये उनका एक परसेप्शन है कि साउंड माइंड मतलब कि जो इंसान पागल नहीं है, बट साउंड माइंड का मतलब सिर्फ वो पागल वाले चीज से नहीं है। सी किसी को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो भी हमारे ल्यूनाटिक वगैरह में आ जाता है और वो भी केपेबल नहीं होता फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पर जो साउंड माइंड का मतलब है ये उसके भी, इसका स्कोप उससे भी ज्यादा है। तो सपोज कि कोई इंसान ऐसा था कि जो नींद में था, मतलब जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था उस वक्त वो नींद में था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, जिस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त आप अपने होशो हवास में होने चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। अगर बाद में ये प्रूव हो गया कि भाई मैं तो नींद में था और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो साउंड माइंड का मतलब, या फिर सपोज आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और आप उस हालत में नहीं थे कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सको, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आप उस वक्त मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली एकदम फिट हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट हमने अच्छे से पढ़ा था। फ्री विल मतलब कि किसी का कोई दबाव नहीं है। अब दबाव मतलब कैसा, कि ऐसा दबाव भी नहीं है कि हाँ कोई आंखें दिखा रहा है और आपको कह रहा है कि भाई साइन करो, या फिर कोई आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है या खुद मरने की धमकी दे रहा है कि भाई तुम साइन नहीं करोगे तो मैं अपने आप को मार लूंगा। ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए। साथ में फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए। फ्रॉड क्या है कि आप इंटेंशनली दूसरे इंसान को अपने झांसे में फंसा के साइन करवा रहे हो। ठीक है, आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन दोगे, गलत बातें उनको बताओगे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंटेंशनली हो रही है यहाँ पे। तो ये है आपके पास फ्रॉड। उसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन और लास्ट वन इज योर मिस्टेक। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। एक एक लाइन भी दे देंगे ना, कि सपोज उन्होंने बोला कि थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, तो वो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड होगा, कॉर्जन होगा, मिस्टेक होगा, तो कॉर्जन होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो कॉर्जन क्या है कि आप किसी को धमकी दे रहे हो कि भाई तुम साइन नहीं करोगे तो मैं खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार दूंगा, इस टाइप का, तो ये नहीं चलेगा। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि किसी इंसान का आपके ऊपर, मतलब उसके पास ये पावर है कि वो आपके डिसीजंस को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कुछ हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स पे हमारा एक इन्फ्लुएंस रहता है ना, कि वो हमसे जो कहेंगे हम उनको ना नहीं कहेंगे, हम कर देंगे। मम्मी आंखें दिखा देती है, हम आराम से कर देते हैं। अब रियल लाइफ में भी ऐसी काफी सारी जगह पे ऐसे होता है कि आप किसी को इतना ज्यादा वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि वो आपसे कुछ भी कहे ना करने को, आप कर दोगे। मतलब जैसे कि जो ये रिलीजियस ये गुरु वगैरह होते हैं, है ना, तो अगर वो अपने भक्तों को कुछ बोल देते हैं ना, तो वो भक्त इतने ज्यादा डिवोटी होते हैं ना कि वो सारी बात मानने के लिए रेडी है, इररिस्पेक्टिव कि तुम गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो, वो जो गुरु है वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या है कि अच्छा हमारे गुरुजी ने ये हमसे बोला है तो हम तो इसको करेंगे। तो कोई ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन है
वो आपका डिसीजन होना चाहिए, उसमें किसी और की कोई बात या फिर किसी और का किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रॉड, फ्रॉड मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो वर्ड है इंटेंशनली, वो इंपॉर्टेंट होगा कि इंटेंशनली आप कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरी पार्टी ने साइन कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपने किसी को चेक दिया और इंटेंशनली आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी, या जो साइन आप कर रहे हो वो आपके साइन नहीं है, आप किसी और का साइन कॉपी कर रहे हो, ठीक है। फॉर्जरी, फॉर्जरी भी क्या हो जाएगा, एक टाइप का फ्रॉड हो जाएगा। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि आपने जो फैक्ट्स थे ना उनको गलत सलत बताया, कोई इंसान था वो आपको पता था, या फिर इसको मिस रिप्रेजेंटेशन को ऐसे मान लो कि सपोज आपके पास कोई कार थी, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, तो सपोज ये मिस्टर एक्स थे, ठीक है, ये मिस्टर जेड है और यहाँ पे ये मिस्टर वाई है, ठीक है। इनकी एक कार थी, ओके, सपोज ये दिस इज कार, मैं ऐसे ही बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये कार थी, ये मिस्टर एक्स की कार थी, और मिस्टर वाई जो थे इसको थोड़े दिन के लिए लेके गए, उनके फ्रेंड थे तो वो लेके गए, तो मिस्टर एक्स ने अपनी कार वाई को दे दी 2 दिनों के लिए। तो दूसरे दिन मिस्टर वाई ने क्या किया, ये कार को मिस्टर जेड को बेच दिया। मिस्टर जेड को नहीं पता था कि ये कार जो है ये एक्स की है, पर वाई को तो अच्छे से पता था ना, और वाई के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कार को सेल कर सके किसी को। पर उसने क्या किया, उसने कहा ये कार ना मेरी है, मैं इसका ओनर हूं और मैं इसको 2 लाख रुपीस में बेचना चाहता हूं, तो तुम इसको खरीद लो। और बेचारे मिस्टर जेड, उनको तो नहीं पता था कि भाई ये कार वाई की नहीं है, वो भी रेडी हो गए। तो ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो या फिर इंफॉर्मेशन। तो आपने गलत तरीके से चीजों को दिखाया जिसकी वजह से ये जो मिस्टर जेड थे उन्होंने वो कार जो थी वो परचेज कर ली तुमसे। तो यहाँ पे क्या किया आपने, मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मिस्टेक क्या हो सकती है, मिस्टेक 2 टाइप से हो सकती है, या तो यूनिलैटरल हो सकती है। यूनिलैटरल मतलब कि एक बंदे से कुछ गलती हुई है, जैसे कि किसी ने जैसे यही वाला सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर वाई जेड को बता के रखता, ठीक है, सपोज यहाँ पे वाई ने बोला, सपोज वाई ने बोला कि मैं आपको 8 लाख रुपीस में ये जो कार है वो सेल करूंगा, क्या बोला, 8 लाख, ठीक है। दोनों की फोन पे अच्छे से बात हो रही थी, और वाई ने कहा कि और अभी ना मिस्टर एक्स को आप जरा पिक्चर से हटा दो, ये कार जो थी ये सपोज मिस्टर वाई की ही थी, ओके। और उन्होंने जेड ने वाई को कॉल किया कि भाई मेरे पास एक कार है, क्या तुम उसको परचेज करना पसंद करोगे। तो जो जेड था उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स, बताओ कितने की कार है, सपोज दिस इज योर कार, ठीक है। और वाई ने कहा ठीक है, तुम बता दो कितने की है और मैं उसको परचेज करने के लिए रेडी हूँ। तो इन दोनों की फोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी। वाई ने बोला कि मैं तुमको ये 8 लाख रुपीस में जो है बेचूंगा, ठीक है, 8 लाख। जेड जो था उसने इसको 8 ना सुन के 1 सुना, 1, ठीक है। हिंदी में एक को एक ही बोलते हैं ना, 1 को 1 बोलते हैं, और इंग्लिश में 8 को 8 बोलते हैं। तो क्योंकि फोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कुछ उल्टा सीधा सुना, तो वाई ने तो 8 बोला था, इन्होंने 1 सुन लिया, 1 सुन लिया, 8 को 1 सुन लिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जेड से मिस्टेक हुई सुनने में, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत पास ऑन हुई, और जेड ने कहा अरे अच्छा 1 लाख में, जरूर जरूर मैं तो दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, यूनिलैटरल मिस्टेक, किसी एक इंसान से मिस्टेक हुई है। बायलैटरल मिस्टेक होती है, जैसे मिस्टेक होती है आपके पास यूनिलैटरल, ये ना मेरे नोट्स के अंदर मैंने लिख रखा है, जो एक बार मैंने आपको पहले नोट्स सेंड किए हैं, उस पे मैंने ये है मेंशन, तो इसलिए इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब कि दोनों से कुछ ना कुछ जो है वो गलती हो रही है। दोनों से कैसे गलती हो सकती है आपकी, सपोज क्या हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सपोज वाई ने कुछ और, हाँ जेड ने बोला था
जस्ट अ मिनट। ओके, सो सपोज यहाँ पर जो था आपका वो मिस्टर जो एक्स थे या मिस्टर जो वाई थे, उन्होंने कहा कि मैं कार बेचूंगा, ठीक है। और ये जो मिस्टर जेड थे, इन्होंने कार को कार ना समझ के, ओह सॉरी, कार को कार ना समझ के तार समझ लिया। तार, वायर समझते हो ना, वायर, तार, तार समझ लिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों ने ही मिस्टेक की। उसने कहा था मैं कार बेचूंगा, इसने सुना मैं तार बेचूंगा, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। तो यहाँ पे क्या है, बायलैटरल मिस्टेक। ये बहुत छोटू सा एग्जांपल, और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है क्योंकि बाद में तो पता ही चल ही जाएगा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग छोटू सा एग्जांपल कि बायलैटरल मिस्टेक दोनों साइड से गलती हो रही है, और यूनिलैटरल मिस्टेक सिर्फ एक साइड से गलती हो रही है। उसके बाद आता है आपके पास लॉफुल एग्रीमेंट। लॉफुल एग्रीमेंट क्या होता है कि जो पर्पस है और जो ऑब्जेक्ट है ना, व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। पर्पस, मान लो कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो उनका पर्पस क्या है, आपको जो भी मतलब पैसे आपने दिए हैं, आपने जो पैसे दिए हैं उसको उससे वो क्या करेंगे, जो आपने पैसे दिए वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने किस लिए पैसे दिए, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ाना इज अ लीगल लॉफुल चीज है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, तो वो क्या है आपके पास, पर्पस भी आपका लॉफुल होना चाहिए ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे समझो, जैसे सपोज आपने कहा कि देखो भाई मेरी जो फीस है वो 10,000 रुपीज है फॉर अ मंथ, आपको आना है आओ, आपको नहीं आना आप मत आओ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सर मेरे पास ना 10,000 रुपए नहीं है, पर मेरे पास ना एक 2-4 विस्की के ना पूरी पेटी पैक पड़े हुए हैं, आप वो ले लो विस्की, या फिर आपको किसी और ड्रग को, वीड, वीड पड़ी हुई है आप वो ले लो और मेरे को पढ़ा दो। मैं 10,000 रुपए आपको कैश या चेक वगैरह तो नहीं दे सकता, पर मेरे पास वीड पड़ी है। वीड इज अ काइंड ऑफ ड्रग, लोग इसको स्मोक करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये वीड पड़ी है, आप इसको ले जाओ और आप पैसों के बदले में ये ले लो। तो यहाँ पे सी, पर्पस was lawful, was legal। पढ़ाना is not a crime, पढ़ाना is not unlawful। पर क्या जो ऑब्जेक्ट था वो लीगल है, वीड इट इज नॉट लीगल, आप ये नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो पर्पस और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके लॉफुल होने चाहिए। उसके बाद जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, एब्सोल्यूट होने चाहिए, सर्टेनिटी, ठीक है। सर्टन मतलब क्या होता है, श्योर, मतलब कि जो भी चीजें आप बोल रहे हो वो एक तो आपको क्लियरली बोलना है चीजों को, ऐसे कुछ घुमा फिरा के नहीं बोलना है। इसके लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, ये एक केस स्टडी भी है, केस लॉ भी है, उसमें क्या कहता है वो कि तुम मुझको 1 लीटर ऑयल सेंड कर दो, ठीक है। यहाँ पे सपोज एक्स था, एक्स ने बोला वाई से कि तुम मुझको 1 लीटर ऑयल सेंड कर दो। अब ये कौन सा वाला तेल सेंड करना है भाई, वो तो बता। 1 लीटर कर तो दूंगा, पर कौन सा वाला करना है। ऑयल कोई 10-15 काफी सारी वेराइटी होते हैं, कोकोनट ऑयल करना है, मस्टर्ड ऑयल करना है, ऑलिव ऑयल करना है, कौन सा ऑयल। तो यहाँ पे चीजें सर्टेन नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे अब मान लो वो बोले एक और उसने कंडीशन लगा दिया कि तुम 1 लीटर ऑयल सेंड कर दो मुझे, नाम बोलो सपोज ऑलिव ऑयल तुम सेंड कर दो मुझे, और गाड़ी से सेंड कर देना। कौन सी गाड़ी से करना है भाई, या फिर उसने बोल दिया कि मेरे को बॉक्स में सेंड कर देना, कौन से बॉक्स में सेंड करना है। तो चीजों को बिल्कुल एब्सोल्यूट रखना है और क्लियर रखना है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस लास्ट पॉइंट है आपके पास, ओके। पॉसिबिलिटी क्या होती है कि क्या वो जो काम है वो किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, ये होता है आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ इसके बाद आते हैं हम अब कॉन्ट्रैक्ट में। सी, एक और चीज है, एग्रीमेंट क्या होता है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एग्जांपल दिया था। सपोज ये बिल्डिंग बनानी थी, राइट, और बिल्डिंग के बदले में तुमको पैसे मिलने थे, ठीक है, ये पैसे थे। तो तुम्हें किसी ने ऑफर दिया, ये ऑफर था, ऑफर, इसने, ये जो मिस्टर एक्स थे यहाँ पे, इन्होंने वाई को ऑफर दिया कि देखो तुम मेरे लिए बिल्डिंग बनाओ और मैं तुमको 7 लाख रुपीज दूंगा। फाइन,
सारी चीजें बता दी, बिल्डिंग बनाओ, इस जगह पे बनाना, सब कुछ क्लियर था। प्राइस भी बता दिया कि 7 लाख रुपीस तुमको दूंगा। वाई ने कहा ओके, मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग बनाऊंगा, तुम मेरे को 7 लाख रुपीस दे देना। तो देखो, एक तरीके से एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि मैं तुमको 7 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम मेरे लिए बिल्डिंग बना दोगे। तो वाई ने भी तो ये कहा ना कि हाँ जी। अब देखो, जो एक्स है, सपोज उसने कहा मैं तुम्हें 1 महीने बाद 7 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरी बिल्डिंग बना देना। अगर बिल्डिंग नहीं बनती है तो क्या एक्स वाई को पैसे दे देगा? वो नहीं देगा पैसे, क्योंकि काम क्या था? बिल्डिंग बनानी थी। जब बिल्डिंग बनेगी तब 7 लाख रुपए मिलेंगे। तो प्रॉमिस किया था एक्स ने कि बिल्डिंग बन जाएगी, मैं तुमको 7 लाख रुपीस दे दूंगा। ऐसे ही वाई ने भी तो एक प्रॉमिस किया है ना एक्स को कि तुम मुझे 7 लाख रुपए दोगे और मैं तुम्हें बिल्डिंग बना के दूंगा। तो ये क्या है? सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब कि इसने भी एक चीज बोली है, एक्सेप्टेंस वाले ने भी एक चीज बोली है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब तुम ये वाला प्रॉमिस करो, तुम बिल्डिंग बनाओ, तो मैं अपना ये वाला प्रॉमिस करूंगा, तुम्हें 7 लाख रुपीस दूंगा। तो दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये ऐसे छोटू मोटू क्वेश्चंस ना वो दे देते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है हमारे पास? कोई भी एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, ये चीजें हमने पढ़ रखी है, तो मैंने बहुत डिटेल में चीजों को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी थी कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, और मैंने आपको ग्रुप पे क्वेश्चन भी दिया था, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत कंफ्यूजिंग भी है, और काफी सारे लोग मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज भी हुए थे। तो लेट्स सी कि व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट ना, जैसे मतलब शुरुआत से बिल्कुल, सपोज दिस इज अ टाइमलाइन, ठीक है, ये एक टाइमलाइन डिनोट कर रहा है, और यहां से ही जो एग्रीमेंट था ना वो वॉइड था, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा दे रखा था कि जिसकी वजह से वो कभी बन ही नहीं सकता था एग्रीमेंट। कैसे? मान लो ए ने बोला सी से कि तुम बी का मर्डर कर दो, मैं तुमको 1 करोड़ रुपीस दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉफुल नहीं है चीज, किसी का मर्डर करना। तो ये क्या, ये शुरुआत से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वॉइड था, आप इसको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते थे, ये लीगल नहीं था, ना तो पर्पस लीगल था यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वॉइड एग्रीमेंट। नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई चीज थी जो पहले तो पॉसिबल था करना, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये एग्रीमेंट था, ठीक है, ये एग्रीमेंट पहले पॉसिबल था करना, अब ये पॉसिबल नहीं है। ओके, पहले था, पॉसिबल था इस चीज को करना, पर अब ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी चीज हो सकती है जो पहले पॉसिबल थी, नॉट मर्डर वगैरह कुछ, पर सपोज आपने किसी कंपनी के साथ, ठीक है, जैसे दो वॉर वाले कंट्रीज जो होते हैं ना स्पेशली, तो सपोज मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि सपोज यहाँ पे मान लो कि ये एक्स था, सॉरी दिस इज, सपोज ये एक्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या था, ये एक कंट्री के साथ ना गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इसका बिजनेस था। तो यहाँ पे कोई कंट्री थी, ठीक है, ये उसके साथ करता था ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, पर एकदम से वॉर हुआ, और अब ये जो है ना, ये एक एलियन कंट्री बन चुकी है, मतलब कि अब यहाँ पे क्योंकि वॉर है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप इस कंट्री के साथ नहीं कर सकते हो। तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था, जब इनका पहले सपोज एग्रीमेंट हुआ था, तब वो वैलिड था, पर अब क्योंकि वॉर हो चुका है और अब आप इस कंट्री के साथ कोई भी एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले पॉसिबल था करना एग्रीमेंट के टाइम पे, बट कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अब वो पॉसिबल नहीं है, करना ही पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
ना देखो, ये जो मैंने वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कब कब आप कह सकते हो कि भाई ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान सी एक कॉन्सेप्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपने कुछ, सपोज एक इंसान था, जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना, जो विलन होता था वो क्या करता था, जो हीरो होता था उसकी मम्मी को उठा के ले आता था। ओके, दिस इज हीरो, दिस इज विलन, एंड दिस इज हीरो की मम्मी। ओके, तो विलन ने क्या किया, वो जाके हीरो की मम्मी को उठा के अपने पास लेकर आ गया। फिर उसने हीरो को कॉल किया, ठीक है, और कहा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। ओके, तो उस वक्त जो हीरो था उसके अंदर क्या था, उसको धमकी दी गई थी, इस वजह से वो रेडी हो गया और उसने भी जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो उसके नाम कर दी। ठीक है, अब क्या किया हीरो ने, कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मेरे को, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से जबरदस्ती करवाई गई थी, और ये भी प्रूव हो गया कि इसने इसकी मम्मी को जो था किडनैप किया था और तभी इसने किया था ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, या तो हीरो कह सकता है कि मेरे को ये जो वी है इसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी। ओके, तो वो क्या कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको वॉइड कर सकता है, कह सकता है कि भाई मेरे को धमकी देकर साइन करवाया गया था, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है, कह सकता है कि विलन जो है वो मेरा भाई है, मैं इसको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, ले जा, कोई बात नहीं, तूने उस वक्त धमकी दी थी पर अब मैं दिल से तेरे को ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, तो इट्स ओके, ले जाओ। तो यहाँ पे क्या है, जो एग्रीव्ड पार्टी थी, ये हीरो जो था वो एग्रीव्ड पार्टी थी, इस बेचारे के साथ बुरा हुआ था ना, इसकी मम्मी को उठा लिया गया था तब उसने किया। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उस पर डिपेंड करता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहती है या फिर वो चाहती है कि भाई इसको खलास कर दो, वॉइड कह दो। ओके, नाउ ये बहुत इजी सा टॉपिक है। वॉइडेबल क्या है कि एग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करेगी कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एनफोर्सेबल हो सकता है या फिर हम इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दें। ओके, नाउ अब यहाँ पे ऊपर जो ये टॉपिक दे रखा है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड हो सकते हैं। तो आपका सेक्शन 29 सी, याद करने के ऐसे सेक्शंस जरूरत नहीं है, लास्ट कुछ 2 सालों से उन्होंने स्टार्ट किया तो है देना, कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही मतलब सेक्शन दे देते हैं, कि सेक्शन सपोज 15 बोल दिया कि पोर्शन के अकॉर्डिंग ये वो चीजें ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला, पर आपसे सेक्शन पूछते नहीं है वो, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि कोर्शन कौन से सेक्शन में आता है, अंडर विच सेक्शन कोर्शन कम्स अंडर विच सेक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं दे रखे हैं, पर जब वो लिखते हैं ना स्टेटमेंट वगैरह उसमें दे के रखते हैं, तो सेक्शन एज सच याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत होगी। तो सेक्शन 29 क्या कहता है, एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जो कि पहले तो एक वैलिड एग्रीमेंट था, सी मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे सी ये लिख रखा है ना, फर्स्टली वैलिड देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले वो वैलिड था, पहले कर सकते थे, आपको सर्टेन था, सब कुछ सही चल रहा था, बाद में वो वॉइड हुआ जाते। ओके, तो एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे क्या है, नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड, यहाँ पे देख लो। ओके, सो ऐसा कौन कौन सा, तो ऐसा कौन कौन सा केसेस हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑयल का एग्जाम्पल ही ले रखा है। ठीक है, ऑयल में क्या, मैंने अभी बताया आपको कि मान लो एक्स ने बोला वाई से कि भाई मेरे को ऑयल सेंड कर दो 1 लीटर, कौन सा ऑयल सेंड करना है ये तो बता भाई, कितना लीटर बता दिया, कौन सा करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, कुछ स्पेसिफिक पैकेजिंग वगैरह का बता दो। तो जहां पर सर्टेनिटी होती है ना, कि आपको एकदम बता दिया कि ये वाला चीज, वहां पर वो वैलिड हो जाएगा, पर जहां पे आपको बताया ही नहीं है कि कौन सा करना है कैसे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ओके, नाउ सेक्शन 56 क्या बोलता है,
एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो वहां पे क्या बोला कि ऐसा एग्रीमेंट बनाया था आपने जहां पे कि जो काम था, जो मेन कंसिडरेशन था, जो मेन पर्पस था, वो कर ही नहीं सकते थे आप, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या होता है कि इनिशियो मतलब इनिशियल पॉइंट से ही जो कि वॉइड था। जैसे मैंने बोला कि ए ने सी को बोला कि बी का मर्डर कर दो, तो ये तो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है ना, तुम कैसे किसी का मर्डर कर सकते हो। या फिर दूसरा चीज बोला, ए ने बोला बी को कि तुम ना जो ये आसमान है उसमें कितने तारे हैं काउंट करके बता दो, मैं तुमको 1 करोड़ रुपीस दूंगा, या तुम अपने सर के बाल काउंट करके बता दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नाउ दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। आप आसमान में कितने तारे नहीं काउंट कर सकते हो, कोई इंसान है जिसके काफी सारे बाल हैं, तो आप नहीं कर सकते हो ना काउंट कि भाई 1 1 2 2 3 3 ऐसे नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट, जो कि स्टार्टिंग से ही आप नहीं कर सकते थे। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जिसमें कि कोई ऐसा पर्पस था, जिसका मेन पर्पस ही ये था, जो कि इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। इनिशियली ही वो वॉइड था। उसके बाद एग्रीमेंट्स टू डू एन एक्ट विच सब्सिक्वेंटली बिकेम इम्पॉसिबल, ये वाला कौन से का है, ये है आपके पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब स्टार्टिंग में तो था कि आप कर सकते थे चीज को, ठीक है, बाद में वो इम्पॉसिबल हो गया कि अब आप उसको नहीं कर सकते। सपोज आपको किसी ने बोला, आपको नहीं बोला, एक्स को बोला वाई ने कि तुम मेरे पास 1 लीटर ऑलिव ऑयल आज नहीं कल रात तक 1 लीटर ऑलिव ऑयल मुझको सेंड कर दो, ठीक है। उसने ये बोला कि 1 लीटर ऑलिव ऑयल बाय टुमारो नाइट मुझको सेंड कर दो। यहाँ पे सारी चीजें उसने बता दी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्स का जो शॉप थी या जो गोडाउन था जहां पर उसने अपना सामान रख रखा था, वहां पे आग लग गई एकदम से, ओके। तो जैसे ही आग लगी सब कुछ जल के राख हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अब ये वॉइड हो जाएगा। पहले तो वैलिड था, पहले ये काम हो सकता था, पहले 1 लीटर ऑलिव ऑयल जा सकता था, बट अब एकदम से क्या हुआ, आग लग गई। अब आग लग गई, बेचारे का इतना नुकसान हो गया, अब तुम्हें 1 लीटर ऑलिव ऑयल वो कहाँ से देगा। तो ये क्या हुआ, पहले था पॉसिबल, अब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या कह सकते हो आप, सब्सिक्वेंट और सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओके, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, आग तुम्हारी गलती से नहीं लगी थी। ऐसा नहीं था कि एक्स ने जानबूझ के आग लगाई ताकि वो तुमको 1 लीटर ऑलिव ऑयल ना दे पाए, ठीक है। कुछ था कारण, लग गई, अब क्या कर सकते हैं। ओके, compensation for loss through non performance of act known to be impossible or unlawful। यहाँ पे क्या है, सी ए ए बी सी खेलते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ए ने सी को बोला मैं तुमको 1 लाख रुपीस 1 लाख देने वाला हूं, तुम जाओ पी का मर्डर करके आ जाओ। सी ने कहा वाई नॉट, अभी जाता हूँ। सी गया और बी का मर्डर कर दिया, बी खल्लास, फाइन। अब सी गया वापस ए के पास, आ गया यहाँ पे वापस, कहता कि लाओ 1 लाख रुपए दो। ए कहता मैं तो नहीं दे रहा। तो सी क्या कर रहा है, कोर्ट में जाएगा, जज से कहा जज माय लॉर्ड, मुझे ना ए ने बोला था कि मैं बी का मर्डर कर दूं तो वो मुझको 1 लाख रुपीस देगा, अब वो मेरे को नहीं दे रहा। तो जज ए को तो कुछ कहेगा नहीं, पर इस सी को ही ना जेल में डाल देगा, क्योंकि आप किसी ऐसे काम के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते हो या फिर लॉस के लिए कॉम्पनसेशन नहीं मार सकते हो जो कि या तो इम्पॉसिबल था या फिर अनलॉफुल था, ठीक है। तो मर्डर करना इज अनलॉफुल, और आप यहाँ पे आपका पर्पस ही जो था वो अनलॉफुल था ना, तो ये तो स्टार्टिंग से ही वॉइड था आपका कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसे काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप बेशक आपने ना पेपर पे, ए ने आपको पेपर पे लिख के दिया था, ए ने सी को पेपर पे लिख के दिया था कि तू मर्डर करके आ, मैं आते ही तेरे को 1 लाख रुपीस दूंगा, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो था। नाउ यहाँ पे हमने कर रखा है।
अब जो हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो हम थोड़ा सा ऑफर पढ़ेंगे। हमने ऑफर मतलब पढ़ रखा है, पर अब यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ ऑफर्स आएंगे जो कि पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगा, उसमें भी थोड़ा सा न्यू चीजें हैं तो वो भी वी विल डिस्कस। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? क्विड प्रो क्वा। ओके, क्विड प्रो क्वा, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी ये लैटिन वर्ड्स हैं या ग्रीक जो भी ये लैंग्वेज है, उसके जो वर्ड्स है ना, आप इनको थोड़ा सा याद कर लेना, ताकि अगर वो पूछ लेते हैं तो आपको पता हो कि भाई इसका मतलब जो है वो क्या है। ठीक है, तो ऑफरर, ऑफरर कौन होता है? जो कि ऑफर दे रहा है। ठीक है, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो कौन है? ऑफरी। तो ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के, वैसे तो 4 टाइप्स के ऑफर होते हैं आपके पास। अभी यहाँ पर हम 2 डिस्कस करेंगे, बाकी के 2 मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है आपके पास स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जो कि आपने किसी एक पर्टिकुलर बंदे को दिया है, या तो किसी एक इंसान को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को। अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। ग्रुप ऑफ पर्सन भी जैसे कैसे हो गया कि आपको पता है कि ये जो लोग हैं मैं इनको दे रहा हूँ। ठीक है, वेराज अगर आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो, मतलब आपने नाम नहीं बोला कि ABCD EFGHIJ के मैं तुमको ये ऑफर दे रहा हूँ। सी ग्रुप ऑफ पीपल थे ना, ABCD EFGHI, ये ग्रुप ऑफ पीपल थे। यहाँ पे पब्लिक में क्या है? कोई भी, सब आ जाओ, मैं सबको ऑफर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा? जनरल ऑफर। और अगर किसी एक स्पेसिफिक इंसान को या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को आप ऑफर देते हो तो वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। तो सपोज मैंने किसी एक इंसान को बोला, सपोज जैसे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको क्वेश्चंस सेंड करती रहती हूँ। ओके, तो वो जो क्वेश्चंस मैं सेंड कर रही हूँ, किसी दिन मैंने ऐसे बोला कि अपने ही ग्रुप में जो इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके देगा मैं उसको 10,000 रुपीज पे करूंगी। फाइन, ये मैंने आपको ऑफर दिया ना। उसी यहाँ पे जो मैं ऑफर दे रही हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देख सकती हूँ ना सबको कि मैं किस किस को ऑफर दे रही हूँ। और बेशक मैं सपोज 50-60 लोगों को ये ऑफर दिया, पर वो सारे स्पेसिफिक लोग हैं ना, एक टेलीग्राम ग्रुप था और उसमें मैंने ये दिया, तो स्पेसिफिक ग्रुप को मैंने ऑफर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। वेरएज जनरल ऑफर में क्या हो जाएगा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दिया टीवी में, जो इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा उसको 1 लाख रुपीज। जैसे केबीसी वगैरह में होता है ना, केबीसी में वो एक क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं कि जिसको भी आंसर पता है वो जियो ऐप डाउनलोड करो, ये करो, और अगर आपका आंसर सही होता है तो हम आपको बुलाएंगे। ओके, तो ये क्या है? एक जनरल ऑफर, पब्लिक एट लार्ज, सबको दिया जा रहा है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नाउ इसका एक बहुत ही ज्यादा एक केस है, ठीक है, जो कि आपको याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा ना। सी हमें चीजें याद रहती है, जो स्टोरी हमें सुनाई जाती है ना वो हमें याद रहती है, थोड़े बहुत नाम वाम भूल जाते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये याद होगी चीज, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन, तो ये क्या थी? ये एक कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। इन्होंने ना एक कुछ बॉल्स बनाई थी, बॉल्स मतलब कुछ टैबलेट्स वगैरह बनाई थी, और इन्होंने कहा जो इन टैबलेट्स को खाएगा उसको जिंदगी में कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, जिंदगी में कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम उसको कुछ 1,000 पाउंड्स दे देंगे। ओके, तो क्या बनाया कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन ने? एक कुछ बॉल्स बनाई और उन्होंने कहा कि आप ये लो, ऐसे ऐसे प्रिस्क्राइब कर दिया उन्होंने कि ये चीजें हैं और आप इसको इस तरीके से लोगो तो आपको जिंदगी में कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो ये जो कार्लिल थी, ये मिस कार्लिल, ये लेडी, इन्होंने कहा ठीक है मैं लेती हूँ। तो मिस कार्लिल ने ये जो बॉल्स थी इन्फ्लुएंजा की लिए, ये इन्होंने ली, जैसे प्रेस्क्राइब किया था उस तरीके से ली, जितने टाइम के लिए बोला था वैसे सब कुछ लिया, परंतु फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। वो पहुंच गई कंपनी के पास, कहती लाओ दो मेरे को 1,000 पाउंड।
तुमने कहा था इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मुझे तो हो गया, अब देख लो क्या करना है। तो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी क्या कहती है, हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, हमने कब तुम्हें ऑफर दिया भाई, हमने क्या तुमसे बोला था कि कार्लिल आओ और तुम ये बॉल खाओ और तुम्हें इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, हमने तो ऐसे ही बोला था, तुमसे तो कभी हमारा कोई बात हुई नहीं। कार्लिल कहती है अच्छा अभी बताती हूँ तुमको। कार्लिल कोर्ट पहुंच गई, ठीक है। कार्लिल के पास सारे प्रूफ्स थे, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स कि दवाई खाई है नहीं खाई है, सब कुछ अच्छे से उसने काम किया था। कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने कहा ये जो ऑफर था तुमने स्पेसिफिकली बेशक कार्लिल को नहीं दिया, पर तुमने एक जनरल ऑफर दिया था और जनरल ऑफर भी वैलिड होता है। तो कार्लिल जीत गई, देने पड़ गए बेचारे को पैसे कार्लिल को। ओके, तो आपका जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, और वो जनरल भी हो सकता है, मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए भी वो हो सकता है। तो काफी सारे कंपनीज करते हैं ना कि आप ये वाला क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, ये वाला क्रीम लगाओ काले हो जाओगे, इस टाइप के ऑफर्स देते हैं वो। तो अब क्या करने लग गए, वो एक एस्टरिस्क लगा देते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और वो टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखी रहती है मैंने तो आज तक नहीं देखी। ओके, नाउ एक और ये केस है आपका, जैसे ये वाला केस आपको याद थोड़ा बहुत आया होगा मे बी, ऐसे ही एक लालमन शुक्ला और वर्सेस गौरी दत्त का भी केस है, ये आगे हमने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसलिए है कि नो एक्सेप्टेंस इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफर, ये इसी का एक भाई मान सकते हो आप, ठीक है। भाई कैसे, किसी यहाँ पे उसने कहा जनरल ऑफर, पर कार्लिल को तो पता था ना स्टार्टिंग से। अब मैं इसको ना यहीं पे करवा देती हूँ ताकि आपको चीजों का डिफरेंस पता चल जाए। तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था, इसमें क्या था, ये जो गौरी दत्त थी इसकी नीस थी, ठीक है, इसकी भांजी थी, और ये जो था लालमन शुक्ला ये इसका एम्प्लॉय था। ओके, ये देखो पुराने पुराने केसेस हैं। ओके, तो ज्यादा दिल पे मत लेना और ज्यादा दिमाग भी मत लगाना कि भाई कॉल करके ये वो, ऐसे नहीं था, पुराने पुराने केसेस है, फोन थे नहीं थे नहीं पता आपको। तो इसकी जो नीस थी ना वो खो गई थी, ठीक है। तो इसने लालमन शुक्ला से कहा, गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला से कहा कि तुम जाओ और मेरी भांजी को ढूंढ के लाओ। नहीं सॉरी, भांजी नहीं थी, भांजा था, नेफ्यू था, नीस नहीं थी, नेफ्यू था, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात समझनी है। ओके, तो इसका नेफ्यू था और लालमन शुक्ला चला जाता है, ठीक है। जब ये लालमन शुक्ला ना चला जाता है, वो ट्रेन से कहीं चला जाता है, ढूंढने के लिए उसको पता होगा ठिकाना, ठेके और ठिकाने कि भाई कहाँ पे बैठा होगा ये नीस उसका, तो ये ढूंढने चला जाता है। जब ये चला जाता है उसके बाद गौरी दत्त एक ऑफर देती है, कहती है जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको पैसे दूंगी, सपोज 10,000 रुपए दूंगी, ठीक है। अब अमाउंट इसमें कितना बोला था दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और मुझे याद भी नहीं है कितना बोला था, तो मैं अपनी मर्जी से 10,000 रुपए ले रही हूँ, ठीक है। तो गौरी दत्त ने क्या बोला लालमन शुक्ला के जाने के बाद कि मैं 10,000 रुपए दूंगी जो भी मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा। ये बेचारा, इसको दुनियादारी की अभी कोई खबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं था उस टाइम पे जो कि इसको ये ऑफर मिल पाता, या फोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये जाता है और ये ढूंढ के लेके आ जाता है, नेफ्यू को दे देता है और निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तब कोई भला मानस क्या बोलता है उसको, अरे तुम खाली हाथ आ गए। तो लालमन शुक्ला कहता है कि क्यों, और क्या क्या मिलने वाला था मुझे। तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद गौरी मैम ने कहा था कि जो मेरे भांजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगी। तो लालमन शुक्ला कहता है अच्छा ठीक है मैं भी जाता हूँ। वो दोबारा से गौरी दत्त के पास जाता है, कहता है मैम मेरे 10,000 रुपए। गौरी दत्त कहती कौन से 10,000 रुपए। कहता है आपने ऑफर दिया था ना। तो कहती तुम्हें पता था मैंने ऑफर दिया है। कहता नहीं मेरे को तो नहीं पता था, बड़ा ऑनेस्ट इंसान था ये। तो इसने कहा नहीं मेरे को तो नहीं पता था, अभी मैं बाहर गया ना तो मुझे बताया गया। ओके, तो कहते जब मैंने तेरे को ऑफर ही नहीं दिया था तो तूने एक्सेप्ट कैसे कर लिया भाई, मैंने तो तुझे कोई ऑफर दिया ही नहीं था, तुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने ऐसा कोई ऑफर दिया, तो तूने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। लालमन शुक्ला कोर्ट में पहुंच जाता है, पर यहाँ पर गौरी दत्त ही जीतती है, ठीक है। गौरी दत्त क्यों जीतती है, सी इस कार्लिल को पता था कि स्मोक बॉल कंपनी ने ऐसा कोई स्कीम निकाल रखा है, ठीक है।
पर इस लालमन शुक्ला को नहीं पता था कि गौरी दत्त ने ऐसा कोई ऑफर दे रखा है कि भाई मैं 10,000 रुपए दूंगी। तो यहाँ पे क्या है कि नो एक्सेप्टेंस इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑफर। तो लालमन शुक्ला को तो पता ही नहीं था कि उसको पैसा मिलेगा भी, वो तो भलाई में ढूंढ के लाया था, एम्प्लॉय था तो ढूंढ के लिए आया बॉस के लिए, पर ऑफर के बारे में उसको कुछ नहीं पता था, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर? अभी पीछे बोला था ना 8 होते हैं, सी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले आप किसी को ऑफर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, ठीक है, लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं लिए। तो आप किसी को भी ऑफर देते हो ना, तो आप इसलिए देते हो ताकि वो दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर सके, आप इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो एक्सेप्ट ना कर पाए। ओके, तो यू आर गिविंग एन ऑफर इन व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। उसके बाद इंटेंशन, या फिर इसके एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज आपने एक्स ने बोला वाई को, यार मेरे को ना गाड़ी बेचनी है और मैं कुछ 1 लाख रुपए में इसको बेचूंगा, ठीक है। एक्स ने सिर्फ इतना बोला, मुझे ना गाड़ी बेचनी है और मैं इसको 1 लाख रुपए में बेचूंगा। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक बात को कन्वे कर रहा है, अपना जो कोई थॉट था उसका, उसको उसने कन्वे किया कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। उसने वाई को नहीं बोला कि भाई मुझे तुझे गाड़ी बेचनी है और तू खरीदेगा 1 लाख में, ये नहीं था। उसने बोला यार मुझे तो गाड़ी बेचनी है। तो यहाँ पे क्या है, व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। आप जो ऑफर दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो ताकि दूसरा वाला जो बंदा है उसको एक्सेप्ट कर सके। देन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। आप लीगल रिलेशन बनाना कुछ चाहते हो, इस वजह से ही आप ये जो ऑफर है वो दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट होना चाहिए, सब कुछ बता दो। ऑयल वाला केस, ऑलिव ऑयल चाहिए 1 लीटर चाहिए, बाय नेक्स्ट वीक चाहिए, इस मोड में चाहिए, ट्रेन से भेज देना, प्लेन से भेज देना, जिस मर्जी से भेज देना। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब कि अनसर्टेन या फिर ऐसे वेग नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल दो। ऑयल, ऑयल क्या होता है भाई, ऑयल तो बड़े सारे होते हैं, तो क्लियरली बताओ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन मतलब जो पॉसिबल है, ठीक है, जो हो सकता है ऐसा कुछ भेजो। अब तुम बोलो कि ना मुझको मार्स प्लैनेट के किसी प्लांट का ऑयल चाहिए, पहली बात तो मार्स जाएगा कौन, प्लांट होता का है वहां पे। उसके बाद चलो कहीं से कुछ हो भी गया तो भाई ये ऑफर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ इनविटेशन टू ऑफर भी एक वैलिड ऑफर होता है। ये इनविटेशन टू ऑफर ना मैंने यहाँ पे बता रखा है, काफी सारे लोगों को ना इनविटेशन टू ऑफर में वो ऑफर ही समझ लेते हैं उसको, तो डिफरेंस होता है दोनों में, इनविटेशन टू ऑफर में और ऑफर में डिफरेंस होता है। अभी हम करेंगे इसको। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, तो जो जिसको ऑफर दिया है उसको कम्युनिकेट भी करना है। मन की बातें मन में नहीं रखनी, गाड़ी बेचनी मन में बोल रहे हो, एक्स को गाड़ी बेचनी है मन में नहीं रखना है, जिसको ऑफर देना है ना उसको जाके बोलो, कान में डालो। उसके बाद देन अज्यूम्ड टू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते तुमने मेरे को 10 तारीख तक नहीं बताया तो मैं समझूंगा ऑफर एक्सेप्टेड, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं होता है। तुम बताओ, अपने आप अजम्पशंस मत लगाओ कि हाँ जी उसने रिप्लाई नहीं किया है, उसने हो सकता है पढ़ाई ना हो तुम्हारा लेटर जो तुमने भेजा है, राइट। टेंडर इज एन ऑफर। टेंडर क्या होता है, ये हाईवेज बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं बड़े बड़े, तो जितने भी ये कंस्ट्रक्टिंग कंपनीज होती हैं वो एक एनवलप में अपना पूरा कोटेशन भेजते हैं ना कि हम इतना इतना खर्चा कर सकते हैं, तो जिसका सबसे कम टेंडर निकलता है मतलब होता है उसको जो वो असाइनमेंट है वो मिल जाता है। तो टेंडर भी क्या है, एक ऑफर है। ये मैंने क्यों लिखा है ये ना, अभी जब हम ये इनविटेशन टू ऑफर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और स्पेशल टर्म, स्पेशल टर्म मतलब जो भी स्पेशल टर्म्स हैं आपके ऑफर के अंदर आप बता दो सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी आपको छुपा के नहीं रखना है। नाउ अब करते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इसको आईटीओ लिख रखा है मैंने, ठीक है, बार बार इनविटेशन नहीं लिख रहा है। तो इनविटेशन टू मतलब आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस नहीं, इनविटेशन टू ऑफर। तो एक एग्रीमेंट क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अभी पीछे क्या पढ़ा था कि एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, पर अब थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इनविटेशन टू ऑफर प्लस ऑफर इज इक्वल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। तो सी अभी आप सब मेरे से पूछ रहे हो
राइट, ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई जरूर पूछता है कि क्या एडमिशन स्टार्ट हो गए डीयू के, रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गए डीयू के। उसी का एग्जांपल लेते हैं और बता भी देती हूँ, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, समवेयर अप्रैल मिड में ना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपके तभी होते हैं। तो एमकॉम के कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, जब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन होते हैं ना सबके रिजल्ट आने वाने के बाद जो स्टार्ट होता है, तभी से आपका एमकॉम का भी स्टार्ट होता है। तो चिंता मत करो, होगा स्टार्ट, डोंट वरी। ओके, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करती है, किसी दिन ना जो रजिस्ट्रेशन के साथ इंफॉर्मेशन ब्रोशर होता है उसको पढ़ना, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब एडमिशन नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या है, वो तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, वो तुमसे कह रहे हैं कि आओ और हमें ऑफर दो कि हम तुम्हें एडमिशन दे सके। अब एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, अभी क्या है कि वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम आओ और हमको एडमिशन, हमारे कॉलेज में आने के लिए तुम हमसे बोलो कि भाई हम तुम्हें एडमिशन। तो ये जो तुम रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हो ना, ये तुम उनको ऑफर दे रहे हो, और जो वो एडमिशन प्रोसीजर खोलवा रहे हैं तुमसे, ठीक है, कि वो बोल रहे हैं कि तुम आओ, वो तुम्हें इनविटेशन दे रहे हैं, इनविटेशन टू ऑफर। उन्होंने खुद ने नहीं कहा, जितने भी लोग जाएंगे, जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबको थोड़ी ना एडमिशन मिलेगा, बाद में वो देखते हैं ना। तो अभी तुम लोग उनको ऑफर दे रहे हो कि भाई ये हमारी मार्कशीट है, इतने हमारे मार्क्स आए थे, इतना हमारा एंट्रेंस का ये वो जो भी चीज है वो सारी तुम उनको पकड़ा रहे हो, और तुम उनसे कह रहे हो कि प्लीज हमें एडमिशन दे दो। अब वो बाद में देखेंगे मार्क्स वगैरह तुम्हारे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल एडमिशन प्रोसेस का, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्विटेशन टू ऑफर को समझने का। तो उन्होंने बोल दिया पब्लिक एट लार्ज को कि जिस जिसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का मन कर रहा है वो आओ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद वो एक्सेप्ट करते हैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, एडमिशन देते नहीं देते, वो उनकी सिरदर्दी है। पर पहले तुम, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब तुमने ऑफर ही नहीं दिया, तुमने अपने आप को ऑफर ही नहीं किया उनके पास, ठीक है, तो ऑफर करना ही जरूरी, और काफी बार आपको इनविटेशन टू ऑफर भी दूसरा इंसान देने को कहता है। नाउ इसका दूसरा एग्जाम्पल बिड्स। नाउ सी, अब बिड्स को भी ना मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, जिस चीज में कंफ्यूजन होती है ना वो मैंने लिख रखा है। टेंडर एक ऑफर था, बिड्स भी ऑफर है। बिड्स क्या होता है, नीलामी सुनिए ना, ऑक्शन ऑक्शन ऑक्शन, ठीक है, तो ये भी क्या है, बिड्स क्या है, ऑफर। पर ये जो पूरा ऑक्शन हो रहा है वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टैचू लगा दिया, ठीक है, दिस इज माय स्टैचू, ठीक है, ये स्टैचू है, मैंने कहा इसकी नीलामी हो रही है, जो भी इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है आ जाओ, और इसकी जो कीमत है वो 1 लाख रुपीज से स्टार्ट है। ठीक है, अब काफी सारे लोग आएंगे, बोलेंगे 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे करके बोलेंगे। तो ये जो 1 लाख 2 लाख बोल रहे हैं ना, इनको बिड्स बोलते हैं, कि वो ऑफर करना चाहते हैं, मतलब वो इसको परचेज करना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड है इसको परचेज करने में, और इतनी इतनी कीमत देने के लिए रेडी है। अब ये जो ऑक्शनर है, मतलब जो कि ये ऑक्शनर वो कंडक्ट कर रहा है, सबकी बिड्स सुनता है, ठीक है, सबने जो ऑफर किया वो सुनता है, जो भी हाईएस्ट बोली लगाया, मान लो कि 2.5 लाख मैक्सिमम आया, ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, 1 2 थक 3, 3 बार हथौड़ा मारा, और उसने क्या बोला, एक्स। अब वो बोलेगा नहीं एक्सेप्टेंस, पर ये जो उसने हथौड़ा बजाया ना 3 टाइम्स, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 3, ये भी एक्सेप्टेंस शो कर रहा है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्शंस ने बता दिया। तो यहाँ पे जो हथौड़ा मार रहा है, वो हैमरिंग कर रहा है, वो क्या है आपके पास, एक्सेप्टेंस। तो टेंडर इज एन ऑफर। तो ऑफर वर्सेस डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू ऑफर, ये क्या होता है, जैसे कि बिग बाजार में सेल होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा रहता है लास्ट में, नीचे छोटा सा ऐसे एस्टरिस्क पे, ऑफर लास्ट, ऑफर इज वैलिड टिल स्टॉक लास्ट। ठीक है, ऑफर इज वैलिड टिल स्टॉक लास्ट, मतलब ये ऑफर कब तक है, अगर तुम आ गए स्टॉक बचने तक तो तुम आना,
और ये परचेस खरीदना, फिर हमारा मन करेगा तो हम देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब उन्होंने बेचने के लिए नहीं रखी होती, वो तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए रखी होती है। वहां पे स्टॉक्स रखे रहते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं उसको, आई कांट रिमेम्बर दैट वर्ड। मतलब कुछ चीजें जो होती है ना, वो शो पीस की तरह लगा के रखते हैं आपके लिए, उनको बेचना नहीं है, उनको सिर्फ वहां पे लगा रखा है। तो तुम अगर वो वाला लेके जाओगे, वो तुमसे मना कर सकते हैं कि सर ये हमने बेचने के लिए नहीं लगा रखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगा रखा है, ठीक है, सिर्फ आपको बुलाने के लिए लगा रखा है, बाकी आपको खरीदना जो है वो आप अंदर से। जैसे अच्छा एग्जांपल याद आया, एक ओप्पो का, अगर तुम किसी ओप्पो के शोरूम में जाओगे तो बाहर एक बड़ा सा बलून वो बना के रखते हैं, ठीक है। तो अब तुम कहो जाके कि भाई मेरे को ये खरीदना है, वो तुमको थोड़ी ना दे देगा, वो तुम्हारे खरीदने के लिए थोड़ी ना रखा है उसने, खरीदने के लिए रखा है उसने, वो तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए रखा है, ठीक है। तो वो तुमसे क्या कर रहा है, तुम अच्छा तुमने वो बलून देखा, तुम्हारा मन हुआ जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर, स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू ऑफर दे रहे हो, मतलब तुमने क्या कहा कि तुम आओ देखो और हमें ऑफर दो, फिर हम तुम्हें करेंगे। ऐसे ही ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, ये बिड्स, तुमने बोला ऑक्शन में आओ, नाम वाम लिखवाओ अपना, रजिस्टर करो, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कौन लेके जाएगा। ओके नाउ, ओके फिर है आपके पास टर्मिनेशन और लैप्स ऑफ एन ऑफर। टर्मिनेशन, देखो कोई भी ऑफर कब खत्म हो सकता है, टर्मिनेट मतलब खत्म, लैप्स मतलब भी सेम ही है ऑलमोस्ट, तो कब वो चीज जो है वो खत्म हो सकती है, या तो वो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड निकल जाए, ठीक है, मतलब जितने टाइम में तुमको बोला गया था कि ये जो ऑफर है तुम इसका रिप्लाई कर देना 1 महीने तक, 1 महीना निकल गया, ऑफर खत्म, अब वो ऑफर नहीं है। जिसने ऑफर दिया था वो या तो पागल हो गया है, ठीक है, या फिर तबीयत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसी हालत में ही नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, या फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे केस में भी जो आपका ऑफर है वो तभी लैप्स हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। रिजेक्शन, रिजेक्ट ही कर दिया, जिसको ऑफर दिया था ना, ऑफर ने कहा नहीं चाहिए, जा रख अपनी चीज अपने पास, तो ये क्या हो गया, रिजेक्शन। रिवोक, रिवोक मतलब कि ऑफरर ने ही अपना ऑफर वापस ले लिया, मतलब ऑफर ही था, उसने एक्स और वाई को ऑफर दिया, ठीक है। ओहो, या तो जेड था, उसने एक्स और वाई को ऑफर दिया, ठीक है, कि 1 लाख में मेरी वॉच खरीद लो, ठीक है, 1 लाख में मेरी वॉच जो है खरीद लो। बाद में पता नहीं जेड का मन किया कि नहीं यार, दादाजी की वॉच नहीं बेचता, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा, तो वो क्या कर सकता है, वो ये ऑफर को रिवोक कर सकता है, मतलब कि वापस ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर जो दिया था उसको वापस ले लिया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रिवोक। ना रिवोक आप तभी कर सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया फिर रिवोक नहीं होगा, ओके। फिर तो तुम्हें समझाना पड़ेगा, भाई प्लीज दादाजी की वॉच है, मेरे मुंह से निकल गया, मैं नहीं बेचना चाहता एंड ऑल दैट, ओके। नाउ कंडीशनल ऑफर। कंडीशनल ऑफर क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा कंडीशन दे दिया, ठीक है, कि अगर ये चीज हो जाएगी ना तब हम करेंगे। जैसे आप एडमिशन के लिए जाओगे, राइट, तो टीयू वाले क्या कहते हैं, आप अपनी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दोगे, मतलब तो हम आपका एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपने नहीं भेजा तो नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंडीशन, आपने कुछ कंडीशन लगा दी अपने ऑफर के लिए, और जिस मोड में बोला उसी में। अब ड्यू के फॉर्म्स उन्होंने बोला ऑनलाइन भरने, तुम ऑफलाइन भरोगे तो वो थोड़ी ना माना जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, मोड प्रेस्क्राइब। फिर एक काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर, उसने ऑफर दिया, तुमने बोल दिया नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मतलब उसने बोला मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज में, 1 लाख, 1 लाख, ओके, 1 लाख रुपीज में अपनी बाइक बेचूंगा। तुमने कहा मैं खरीद तो लूंगा पर मैं 1 लाख में नहीं, 80,000 में खरीदूंगा, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर। तुमने, उसने तुम्हें ऑफर दिया 1 लाख का, तुमने उसको ऑफर दे दिया 80,000 का। अब तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें 80K में उसे बेचना है या फिर नहीं बेचना है।
तो ये हो जाएगा आपके पास काउंटर ऑफर। ये थर्ड टाइप ऑफ ऑफर है आपके पास। और यहाँ पे एक छोटू सा लिखा हुआ है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब क्या हो जाता है, एक्स और वाई थे, ठीक है, ये बहुत ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बहुत रेयर केसेस होते हैं। इसमें क्या है कि एक्स, जैसे ये था वाई, ये अपना घर बेचना चाहता था, ये इसका घर है, ठीक है, घर है ये इसका, ये घर जो है ये बेचना चाहता था 1 लाख रुपीस का। और सरप्राइजिंगली वाई भी इसका, ये जो एक्स है ना, ये भी इसका घर खरीदना चाहता है 1 लाख रुपीस में, ठीक है। तो एक्स क्या करता है, एक्स इसको मेल कर देता है, ठीक है। मान लो आज 23 मार्च है ना, तो एक्स इसको मेल करता है 23 मार्च 5 बजे ईमेल कि भाई मेरे को तेरा घर खरीदना है 1 लाख रुपए में। और एकदम करेक्ट उसी वक्त वाई को भी पता नहीं क्या भूत चढ़ता है, वो भी वाई को मेल करता है, एक्स को मेल करता है कि भाई मेरे को तुझे अपना घर बेचना है 1 लाख रुपए में, खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही जैसा ऑफर एक दूसरे को दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर। कंफ्यूज मत होना, क्रॉस मतलब ऐसे क्रॉस कि इसने इसको दिया वो ऑफर और वो सेम ऑफर इसने इसको दे दिया। काउंटर ऑफर क्या होता है कि ऑफर के बदले में आपने कुछ ऑफर दे दिया, ओके। नाउ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब ऑफरी ने अपना एसेंट, मतलब कि उसने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट खेलते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल्स क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तेरा घर खरीदूंगा तो सही 1 लाख रुपए में, और तुझे अपने घर के साथ अपनी गाड़ी भी देनी पड़ेगी। दिस इज नॉट इन एक्सेप्टेंस। आपने तो बल्कि काउंटर ऑफर दे दिया उसको, है ना, कि मैं खरीदूंगा पर मेरे को वो भी चाहिए। तो अनकंडीशनल होनी चाहिए, कोई कंडीशन उसके साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट करना है आपको, बोलना है, बताना है जिस भी तरीके से। काफी बार तो क्या होता है कि इम्प्लाइड ही हो जाता है, जैसे कि आपने किसी को घर खरीदना था या कुछ भी था, ऐसे करके कुछ तो इम्प्लाइड होता है कि आप वो काम ही करने लग गए जिसकी वजह से ऐसे, जैसे किसी के पास जॉब ऑफर आया है, किसी कंपनी से जॉब ऑफर आया और ईमेल के थ्रू आया था, उसने ईमेल पढ़ा और उसने कहा ठीक है, तो उसने यस या नो बोलने की जगह, ऑफर था ना तो यस या नो बोलना चाहिए था, तो उसने यस या नो बोलने की जगह ना वो डायरेक्ट नेक्स्ट डे ऑफिस चला गया। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, उसने कुछ ऐसा काम किया ना जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई इसको ऑफर एक्सेप्टेड है, इसको हमारा जॉब ऑफर एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इम्प्लाइड कम्युनिकेशन भी हो सकती है इन सम केसेस, और एक्सप्रेस्ड भी हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब यस या नो बोल के या फिर लिख के, जैसे भी है बताना। मोड प्रेस्क्राइब, बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें अगर ऑफर मंजूर है तो मेरे को शाम 5 बजे तक ये यस लिख के भेज देना। टाइम तक, टाइम भी बताना है, इतने टाइम तक। रिस्पॉन्स टू ऑफर, बताया था ना लालमन शुक्ला वाला, कि आप सिर्फ एक ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑफर पता ही नहीं है, आपको ऑफर मिला ही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। बिफोर द ऑफर लैप्स, ठीक है, गिवन बाय ऑफरी। तो ऑफरी सबसे पहले तो एक्सेप्ट करेगा, जिसको ऑफर मिला है वही उसको एक्सेप्ट करेगा, और साथ में ऑफर के लैप्स होने से पहले ही, खत्म हो जाने से पहले ही एक्सेप्टेंस आपकी हो जानी चाहिए। ओके, नाउ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये हम इस वाले वीडियो में नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ ये वाला नहीं करेंगे, इसके अलावा वेजरिंग वेजरिंग एग्रीमेंट्स है और कंटिजेंट एग्रीमेंट्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स था, सॉरी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। नोट्स मैं आपको ना एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, सो टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।